तो स्वागत है आपका अली इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। तो दोस्तों, हम आपको पहले भी बेसिक ज्ञान दे चुके हैं लेटर्स के बारे में, ए बी सी डी ई और वर्ड्स राजू, हैदर, अली, समर, राम, फ्रेज यानी छोटे वाक्य, छोटे सेंटेंसेस, नेवर माइंड, सो व्हाट, सॉरी, सी यू, लेटर, जस्ट ए मोमेंट, द मोमेंट विच इज लॉस्ट, द लॉस्ट इज फॉर एवर। ये तो थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद सेंटेंसेस में आई एम पुअर, यू आर गुड बॉय और आई एम योर ब्रदर। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं। तो लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस, लैंग्वेज, इन सब से बनती है ये जाके। तो मैं सब चीज़ आपको बता चुका हूँ। लेटर्स जो हमारे ABCD अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट यानी स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स, इनको बारे में आप सभी जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश नहीं जानते, सब जानते हैं, लेकिन आप प्रॉपरली बोल नहीं सकते। आप फिल्में देखते हैं, इंग्लिश मूवीज देखते हैं, बड़े बड़े वोकेबुलरी पढ़ते हैं, ये सब चेक करते हैं, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तब भी आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा एक प्रयास है यानी अली या हैदर इंग्लिश स्पोकन कोर्स, या जिसमें आपका स्वागत है हैदर अमेजिंग इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। ऐसे कई कोर्स बने हुए हैं, कोई अली के नाम से, कोई टू मच टाइप, सभी अपना ज्ञान बांट रहे हैं यूट्यूब पर ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन मेन बेसिक पॉइंट कोई किसी को नहीं बताता दोस्तों। तो उसी बेसिक पॉइंट को मैं यहाँ पे समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। 7 दिन में आप 7 साल जितना नॉलेज गेन करेंगे हमारी इन वीडियो से, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो दोस्तों आपको ज़रूर इंग्लिश बोलना आएगा। तो सब चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये मैं पहले ही बता, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको डूअर कहा जाता है, सब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसकी हिंदी में भी है। वैसे हम नाउन, प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये नहीं पढ़ेंगे, इन्हें इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम हिंदी में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस हमें यहाँ पे स्पोकन पे कंसंट्रेट करना है, उस पर ध्यान देना है, कंसंट्रेशन ऑन स्पोकन पावर। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपको बस समझना है कि आपको समझना है, रटना नहीं। रटना वाली को हम भूल जाते हैं, वहाँ पे ब्लैंकनेस आ जाती है, वहाँ पे आप साइलेंट हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, क्योंकि आप नहीं आगे बोल सकते, आपके पास वर्ड ज्ञान नहीं है। तो आप बेसिक को समझें। और वैसे यहाँ पे आपको मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ, ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर हैं। इनके बाद नेम, चाइल्ड, ये भी सिंगुलर है, लेकिन प्लूरल में एक अपवाद है, आई को हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट में रखा जाता है। और इसमें जो है वैसे ये सिंगुलर ही है, लेकिन इसको प्लूरल में इसलिए रखा गया जाए क्योंकि इसके साथ हैव का यूज होता है, और जितने प्लूरल वर्ड हैं उनके साथ हैव का प्रयोग होता है, और जितने जो सिंगुलर हैं उनके साथ आई के साथ आर का यूज होता है, वी के साथ आर का यूज होता है, यू के साथ आर का यूज होता है, लेकिन ही के साथ इसका प्रयोग होता है, शी के साथ इसका प्रयोग होता है, इट के साथ इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये अपवाद है आई। तो इसलिए आई जो है हमेशा, वो आई और यू जो है सिंगुलर होने के बावजूद भी हम इसे प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ आपने समझ लिया इनके बारे में। तो हमने उससे पहले भी आपको बताया था, जैसे जाना, आना, बैठना, खेलना, भागना, जैसे गो बोल दिया, जाना ये गलत पढ़ाया गया है, तो ये इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो टू गो लगाएंगे तो उसका मतलब जाना होता है। जितने भी वर्ब हैं उनके साथ टू गो लगा दिया ना, तो वहाँ पे जाना वर्ड होगा ना, जहाँ पे भी आ जाए उस वर्ब के साथ टू लगा देना है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, चाहे कितना भी बड़ा वर्ड बन जाए। आई हैव टू गो स्लीप, सोना है, मुझे सोना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे सोना है, आई हैव टू गो स्लीप। आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू स्लीप लगाएंगे, सॉरी। मुझे सोने जाना है, यहाँ पे दो वर्ड है, तो आई हैव टू गो टू स्लीप, तो ये वर्ड बनेगा। तो इस प्रकार से मुझे सेब खाना है, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों अपने पहले उसमें। तो आज हम करते हैं दूसरा भाग, इसलिए मुझे पहले भाग के बारे में थोड़ा हिंट आपको देना पड़ा, ताकि दूसरा भाग भी इसी से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। अगर आपने पहला भाग अच्छे से नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या बताया गया है। आज उसी बात पर हम फिर से कंसंट्रेशन करते हैं दोस्तों। लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस, लैंग्वेज। क्योंकि सबसे पहले शब्द होते हैं, शब्दों से ही हमारे शब्द यानी सबसे पहले अक्षर होते हैं, अक्षर से हमारे शब्द बनते हैं, और शब्दों से हमारे छोटे वाक्य बनते हैं, और छोटे वाक्यों से हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, यानी बड़े वाक्य, बड़े सेंटेंसेस। तो बड़े सेंटेंसेस में बड़े वाक्य आ जाते हैं, तो उसके बाद ही हम लैंग्वेज बनती है हमारी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी वर्ल्ड की भाषा हो। तो इस प्रकार से आज हम बात करेंगे सेंटेंसेस के ऊपर। तो सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंसेस के कितने हिस्से होते हैं। सेंटेंसेस के दो ही हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं। और काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, प्रकार होता है उसकी, यानी कितनी कितनी प्रकार की प्रजाति है, कितने टाइप हैं उसके, वो उसमें आ जाता है प्रकार। पार्ट्स में आ जाता है हिस्से,
जैसे हमारे हाथ के हिस्से होते हैं, पैर के हिस्से होते हैं और आँखों के भी हिस्से होते हैं, हर चीज़ के हिस्से होते हैं। और जैसे कोई भी चीज़ है, ये पेन है, इसको आप देख सकते हैं, तो इसका ये पार्ट अलग कर दिया तो पेन की कैप अलग होगी, तो ये 2 हिस्से हैं इसके भी। तो इस प्रकार से हर चीज़ के पार्ट होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह ही हमारे क्या नाम है सेंटेंसेस के पार्ट होते हैं, जिसमें आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई जो है इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट है। बाकी जो भाग है वो सब क्या है, आई एम गोइंग टू स्कूल जो है वो का दूसरा पार्ट है। उसको एक पहले पार्ट को बोलते हैं सब्जेक्ट, उसको डूअर भी बोलते हैं, करने वाला। और प्रेडिक्ट कहते हैं जो कुछ किया जाए, जिसके बारे में प्रिडिक्शन की जाए। जो बाकी कहा गया वो प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट भाग में आ जाता है। इसी प्रकार से सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रिडिक्ट, जिस पर प्रिडिक्शन की गई हो। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो अगर आप हिंदी नहीं जानते तो दोस्तों साथ साथ में हिंदी लिख सकते हैं। आई आई मैंने मैं हूँ, आई एम मैंने हूँ, गोइंग जा रहा हूँ, टू स्कूल स्कूल को, मैं स्कूल को जा रहा हूँ। तो इसकी हिंदी बनेगी ये, यू आर ईटिंग द फूड। तो यू कौन है, इसमें सब्जेक्ट है, इसके बारे में कहा जाता है। आर ईटिंग द फूड, कौन खा रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है, यू, यानी तुम भोजन खा रहे हो। तो यहाँ पे ईटिंग जो आर ईटिंग द फूड, ये जो है प्रिडिक्शन की गई है, ये जो बात कही गई है जिसके बारे में, वो दूसरा पार्ट है इसका सेंटेंस का। तो यही मोटा मोटा समझना है। ही इज ए गुड मैन, ही मैंने कौन, कौन यानी करता, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। गुड मैन ये इसके बारे में, उसके बारे में अच्छा बोला गया है, एडजेक्टिव है यहाँ पे गुड। और मैन मैंने वही व्यक्ति जिसके बारे में, करता करते के बारे में कहा गया है, ही इज ए गुड मैन, उसके अंदर क्वालिटी है ये। तो ये जो जिसके बारे में कहा गया है, ये तो हो गया सब्जेक्ट ही। और जो यहाँ पे कहा गया इज ए गुड मैन, ये इसका हो गया प्रिडिक्ट। तो इस प्रकार से सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। तो एक हो गया सब्जेक्ट और एक यही समझाने के लिए दोस्तों बताया गया है। आई मैंने मैं, आई एम वेरी पुअर। तो आई मैंने मैं क्या हूँ, करता हूँ। वेरी पुअर ये है, ये मेरे बारे में प्रिडिक्शन कहा गया है, तथ्य है, कथन कहा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके बारे में आप समझ गए होंगे। सेंटेंस इस तरह से होता है। बस इसमें मेन पॉइंट ये बताया गया है। हम सेंटेंसेस आपको पढ़ाएंगे टेंसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले जो बेसिक इंग्लिश का स्ट्रक्चर है वो समझा देते हैं कि वर्ड्स कैसे बने, वर्ड बिल्डिंग पावर कैसे आई, सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस, जो थोड़े बड़े सेंटेंसेस, फ्रेज, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। उसके बाद ही हम डायरेक्ट टेंस पे चले जाएंगे। टेंस के बाद आप इंग्लिश का जो भी यूज है, करता है, जाता है, आता है, गए थे, जाऊंगा, और जो भी है, जा रहे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूस, सब हम आपको आगे बढ़ाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो सब चीज़ बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक ज्ञान, आपको दूसरी दिन है आज, उसके बारे में बताया जाता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्नेटिव सेंटेंसेस, कथनात्मक वाक्य है, जिसके बारे में असर्टिव सेंटेंसेस कहा जाते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के प्रकार हैं असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कथनात्मक वाक्य कहते हैं जो सिंपल वाक्य हो, सिंपल सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं इनको। इनको कौन से सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं दोस्तों। सिंपल सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। ये जो हमारा सिंपल टेंस भी होता है, सिंपल सेंटेंस भी होता है, सिंपल जिसमें कुछ भी कहा गया हो, कथन कहा गया हो, सिंपल सेंटेंस में भी आ जाता है ये। इसको सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं आप। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन सेंटेंसेस, जिसमें इंट्रोगेशन की जाए, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। इसको क्वेश्चनात्मक सेंटेंसेस भी कह सकते हैं आप, क्वेश्चन से रिलेटेड। जो आपको मैं सिंपली समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में रखा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव का मतलब होता है जिसमें किसी को आज्ञा दी जाए, ऑर्डर दिया जाए, आदेश दिया जाए। ये ऑर्डर से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस हो सकते हैं, आदेशात्मक वाक्य। तो इसको आज्ञा सूचक, ऑर्डर या अलाउ, अलाउ कहा जाता है ना, अलाउ मैंने आज्ञा मानना, परमिशन से रिलेटेड, परमिट देना, आज्ञा देना। तो इसमें परमिशन से रिलेटेड भी वाक्य आ जाते हैं। परमिट या परमिशन, जो भी वाक्य हैं उससे रिलेटेड, ऑर्डर, परमिशन, ये वाले वाक्य जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिसमें किसी में गम, खुशी और प्रसन्नता आदि का यूज किया जाए। उन सेंटेंसेस को हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है, जिसमें ग्रीव्स, सैड, हैप्पी, ऐसे वर्डों का यूज हो, जिसमें अचानक से ही कहीं आपको हैरानी हो, सरप्राइजिंग सेंटेंसेस हो। ऐसे सेंटेंसेस में आप बोल सकते हैं जो सरप्राइज से रिलेटेड हो, सरप्राइज सरप्राइजेज से रिलेटेड हो, या दूसरा गम, खुशी से रिलेटेड हो। ऐसे ही जो अचानक से पैदा होते हैं, जैसे ओह, ओ गॉड, आउच, ये जैसे वर्ड है, चोट लगी। तो इस तरह से जो भी अचानक से होते हैं ना, विस्मयादिबोधक, जैसे कोई मर गया, ओह, अलाश,
जैसे मेरी सोच है मैं रिच होता, अलास आई विल बी रिच, काश मैं अमीर होता, ये इस तरह से है। तो इस तरह से इन तरह के जैसे मैं आई वर रिच, मैं रिच होता, काश, अलाश आई वर रिच, इसमें वर लगेगा आई के साथ, क्यों? क्योंकि इसमें इच्छा है और वो भूतकाल की है, इसलिए आई वर का यूज किया जाएगा आई के साथ, या वाज नहीं लगेगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, तो इस प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसमें इच्छा सूचक वाक्य हैं। इसमें इच्छा की बात की जाती है, जैसे तुम मर जाओ, तुम जी जाओ, तुम जो जाओ, ये भी रिलेटेड जो ही है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस से होता है। इस प्रकार से हमारे 5 सेंटेंस होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटेंसेस में ही पूरी बातें होती हैं इस दुनिया में, जो भी लोग बातें करते हैं इन्हीं से रिलेटेड होती हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी जो है इच्छा से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कोई विश की जाए, विश, विश से रिलेटेड होते हैं ये। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब इनका पूरा हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये विश से रिलेटेड सेंटेंस होते हैं। मुझे आम खाना पसंद है, ये देखो मैं, ये कुछ अपवाद वर्ड हैं, मुझे आम खाना पसंद है। अगर हम यहाँ पे, आप समझ रहे होंगे मुझे मैंगो खाना पसंद है, यहाँ मैंगो से रिलेटेड बात नहीं कही गई, यहाँ पे मुझे आम खाना पसंद है, मुझे यहाँ आम खाना मतलब आई, मुझे आम खाना मतलब जनरल फूड या सिंपल फूड कहेंगे यहाँ पे, सिंपल फूड, आई लाइक, सिंपल फूड से मतलब है, यहाँ पे सिंपल फूड से मतलब है। लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी व्यक्ति को ये बारे में बताया जाए मुझे आम खाना पसंद है, इसकी हिंदी बनाइए या इंग्लिश बनाइए, तो बहुत सारे लोग यही बनाएंगे, आई लाइक टू ईट मैंगो, ये गलत है। यहाँ पे आप बनाएंगे आई लाइक सिंपल फूड। ये कुछ अपवाद हैं, इनको आपको माइंड में रखना है दोस्तों, और समझ कर देखना है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ही उसकी इंग्लिश का जवाब देना है। अभी यह आम खाता है, यह आम खाता है, यहाँ पे देखो हमारे ये कुछ अपवर्ड है, बैंक से रिलेटेड बात कही गई है, यह आम खाता है, तो इसको क्या कहेंगे? इट इज जनरल अकाउंट, इट इज जनरल अकाउंट, क्या है कहेंगे इसको? इट इज जनरल अकाउंट, जनरल अकाउंट। तो इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों, ये कुछ वाक्य हैं जो अपवाद हैं। तरबूज, तरबूज लाल सा, तरबूज लाल सा, ये वह क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, तो थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तरबूज लाल सा, ये भी एक इस तरह से अपवाद है, तो इसके बारे में आप आगे बताएंगे। इसकी इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट है, इस तरह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लिश बोलने में, तो उनको नहीं बनानी आती, तो इस तरह से कुछ आपको अपोजिट क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश में अपोजिट बंदे होंगे वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो इसमें बताया गया, इसमें आ जाते हैं आगे, इनका जो प्रकार है इनको आगे थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस, इनकी पहचान क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था, सिंपल वाक्य जो हैं ये किसी भी घटना या उसके ऊपर होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस ही होते हैं ये। तो ये पहचान इसकी घटना, अवस्था, स्थिति, तथ्य स्वीकार किया जाता है, जो भी वहाँ पे सच्ची घटना हुई है, क्या हुआ है, उन सब चीज़ों को इसमें स्वीकार किया जाता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई मैंने मैं, गोइंग टू स्कूल क्या कर रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, ये सच्ची बात है भाई, हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, और ये वाक्य वो जा रहा है, ये स्थिति है, उसकी अवस्था है। तो यू आर ईटिंग द फूड, तुम भोजन खा रहे हो, ये भी हमारी कौन सी भोजन की अवस्था है, क्या खाने की, भोजन खाने की। तो इसी प्रकार ही इज ए गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है, तो ये सब क्या है इसमें, ये जो आ रही है बात, ये इसलिए आ रही है क्योंकि वो अच्छा आदमी है, तो ये उसकी प्रशंसा की गई है, ये भी एक अवस्था है उसकी, गुड मैन। आई एम वेरी पुअर, ये भी एक अवस्था है, ये स्थिति है, ये इसमें असर्टिव सेंटेंसेस में आएगी। दे आर वेरी ऑनेस्ट, वे बहुत ईमानदार हैं, तो ये भी क्या नाम है, अवस्था है, लोगों के बारे में तारीफ की गई है। तो इस तरह से ये जो वर्ड आए हैं ये हमारे असर्टिव सेंटेंसेस में हैं, इनको सिंपल वाक्यों में लिखा जा सकता है, जिसमें घटना, अवस्था, स्थिति तथा तथ्य को स्वीकार किया जाता है। बस ये दोस्तों मेरा बताने का मकसद यही है कि आपको पता होना चाहिए कि बस वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि टेंस जब शुरू हो जाएंगे तो फिर उसमें तो वाक्य बनते ही रहते हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ हमारी इंग्लिश में वर्ड हैं, वाक्य हैं, जिनको आपको समझना जरूरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा टेंसेज में। तो आपके सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जो क्वेश्चनात्मक क्वेश्चन किया जाता है, जिन सेंटेंसेस में, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है, उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और पहचान इनकी प्रश्न सूचक शब्द होता है। इसमें प्रश्न मार्क के रूप पे ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। आर यू फार्मर, तो आर यू फार्मर, एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर करा दूं, हिंट देता हूं आपको, जनरली जिनमें जिनमें क्या जो शब्द है वो पहले लगता है, वहां पर वट, वाई और व्हेन, WH वाले वर्डों का यूज नहीं होता, वहां पे डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है क्या आप किसान हैं, आर यू फार्मर, क्या आप स्टूडेंट हैं, जहां पर इसलिए लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे
जिन वाक्यों में क्या वर्ड जो है, क्या शब्द पहले आता है ना, क्या शब्द पहले आता है वहां WH फैमिली का कोई भी WH वाले वर्ड यूज नहीं होते। ये आपको एक नियम याद रखना है, ये पॉइंट अपने माइंड में रखना है दोस्तों। तो ये एक पॉइंट है। जैसे आर यू फार्मर, क्या तुम किसान हो? आर यू गोइंग देयर, क्या तुम जा रहे हो? जहां पर भी क्या शुरू में आ जाए, जहां शब्द पहले आ जाए, शुरू में आ जाए, यानी शुरू में क्या आने वाले वर्डों के स्थान पर शुरू वाला पॉइंट में अगर क्या आया, तो वहां पर जो है क्वेश्चन जो है आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन मार्क शुरू होगा, क्वेश्चन होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो समझ गए होंगे, आर यू फार्मर, आर यू स्टूडेंट, आर यू ए गर्ल, आर यू ए वुमेन, आर यू ए चाइल्ड, आर यू ए टू मच फ्रेज है दोस्तों, आप बना सकते हैं इसी प्रकार से। अगर आपसे पूछा जाए तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पर क्या जो है बीच में आ रहा है, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है। यहाँ पे पूछा जाए क्या नाम है तुम्हारा, ऐसे तो नहीं पूछता ना, तुम्हारा क्या नाम है। जहां पे पूछा जाए वहां पे आएगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, वहां पे आएगा व्हाट इज योर नेम। वहां पे व्हाट को जो है पहले रखा जाएगा, जहां पर क्या वर्ड जो है बीच में आए। अब मैंने बता दिया ना आपको, क्या जब शुरू में आए तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ड से यूज करेंगे। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? आर यू इंटेलिजेंट, क्या तुम बुद्धिमान हो? जैसे हम किसी क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे क्या क्या जहां पे शुरू में लगता है वहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आर यू इंटेलिजेंट, आर यू गुड मैन, आर यू बैड मैन, आर यू नंबर वन, आर यू क्रेजी, आर यू मैड, आर यू गोइंग देयर। तो इस तरह से वर्ड होंगे जहां पर क्या पहले आ जाए वहां पर इस तरह से आर का यूज किया जाएगा, या एम का भी प्रयोग किया जाए। आई एम ए गुड मैन, क्या मैं अच्छा आदमी हूँ? तो एम आई गुड मैन, एम आई गुड मैन। तो इस तरह से वहां पर एम आई से वर्ड बन जाएगा, क्योंकि एम के साथ हमेशा आई लगता है और आई के साथ हमेशा एम लगता है। बाकी पास्ट में चेंज हो जाता है, और कुछ एक्सक्लेमेटरी में अपवाद है, जैसे आई काश अलास आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। तो इस तरह से वर्ड आ जाए तो वहां पे कुछ ये अपवाद वर्ड्स हैं, उनको भी आपको याद रखना होगा। तो हु आर यू, व्हाट इज दस, ये जो WH वाली फैमिली है इसमें पूछा था तुम कौन हो, जिसमें कौन वर्ड जो है बीच में आया है। व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो वहां पर भी व्हाट का प्रयोग हुआ। मैं दोस्तों समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा ये भाग फिनिश होता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे, इसके बाद आ जाता है हमारा दो सेंटेंसेस तो हमने कर लिए। पहले सेंटेंस में असर्नेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फिनिश किया। अब इसके बाद आ जाता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना, अनुरोध वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जिसमें अनुरोध किया जाता है, किसी से प्रार्थना की जाती है कोई काम कराने के लिए, उससे रिलेटेड होती है, तो इसे इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाए। इसमें प्रार्थना जो है लोगों से या ऑफिसर से रिलेटेड है, और जिसमें भगवान से रिलेटेड होगी वो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आ जाते हैं। तो आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना, अनुरोध वर्ब से स्टार्ट होते हैं, प्लस सब्जेक्ट, प्लस इसमें सब्जेक्ट जो है हिडन रहता है, प्लीज काइंडली शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, यानी ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट से रिलेटेड सेंटेंस होता है, रिक्वेस्ट की जाती है जिसमें, रिक्वेस्ट सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्टेड होती है, प्रार्थना होती है, सलाह होती है, सुजेशन होता है, उन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इनमें जो होता है या तो आदेश दिया जाता है, ऑर्डर भी कहा दे सकते हैं, इसके अंदर ऑर्डर भी होता है। तो ये सब इसमें होते हैं, और इसमें जो है ना ये वाक्य जो है वर्ब से ही शुरू होता है। जैसे गो देयर, वहां जाओ। गो और डू जो है ना हमारे, ये जाओ, करो, ये जो है सबसे छोटे इम्परेटिव वर्ड्स हैं, सबसे छोटी वर्ड हैं, लेकिन इनका इफेक्ट सबसे ज्यादा है। गो का मतलब जाओ और डू का मतलब करो, तो ये वर्ड हैं। इसी प्रकार से कम हियर, यहाँ आओ। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। वेट हियर, इंतजार करो यहाँ। डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो। तो इस तरह से ये सूचना, प्रार्थना और सलाह या आदेश, ये डू इट फास्ट, ये सब इसमें आते हैं। तो इस तरह के जो आपके
सेंटेंसेस होंगे उनको क्या कहेंगे हम, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इनका भी यूज होता है। तो अगर कहीं पे आपको कोई सेंटेंस दिया जाए गो देयर, तो ये कौन सा सेंटेंस में आएगा, ये ऑर्डर से रिलेटेड है, और इसमें ऑर्डर ऑर्डर भी होती है, रिक्वेस्ट भी होती है। तो ये सब सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं, ये सब सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो बस दोस्तों मोटा मोटा ध्यान सिर्फ यही देखना है कि वाक्य कैसे हैं, कौन कौन से वाक्य कैसे बोले जा रहे हैं, बस उनको आपको समझना है। ऐसे इंग्लिश चलती है, बोली जाती है। तो इसके बाद आ जाती है आपको बात हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको तीव्र भावनाओं का जिक्र हो, तीव्र भावनाओं का जिक्र हो, जिसमें आपका हो सकता है ये, जैसे कि शोक, शोक हो सकता है आपका, शोक यानी दुख, शोक को दुख भी बोलते हैं। शोक हो गया, भय हो गया, आपका भय हो गया, आश्चर्य हो गया, आश्चर्य, आश्चर्य हो गया इसके अंदर, हर्ष हो गया आपका इसके अंदर, हर्ष मतलब खुशी, और दुख, बस अलग अलग करके वर्ड रखे गए हैं। दुख, क्रोध हो गया। तो ये सब शब्द जो हैं जिसमें हो जिक्र होगा, तीव्र भावना का जिक्र होगा, उनको शोक, भय, आश्चर्य, हर्ष, दुख, क्रोध हो, ऐसे वर्डों में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और इनमें जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का निशान जो है ये होता है, हमेशा एक चिन्ह लाइन होता है, उसके नीचे डॉट होता है, ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है। इसको भी आपको रिमेंबर रखना है। उसके बाद शोक, भय, आश्चर्य, हर्ष, दुख, क्रोध, जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, वाओ, वाओ व्हाट ए डे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वाओ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सनशाइन, वाओ ब्यूटीफुल मूनशाइन, वाओ ब्यूटीफुल नाइट लाइफ। तो इस तरह से कुछ वर्ड हैं, वाओ। तो वी वॉन द मैच, जैसे वाओ वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, तो ये भी क्या, कौन सा वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी में आएगा, कि हमने हैरानी हुई कि ओ हम मैच जीत गए, हमें पता नहीं था और हम अचानक जीत गए। ओ नो आई फॉरगॉट माय कीज, ओ नो, जैसे हम गाड़ी के लेके जाने वाले हैं और चलाने के लिए वहां पे गाड़ी के पास दरवाजा खोल ले, ओह, यहाँ पे एकदम जिक्र, एकदम तीव्र इच्छा पैदा हुई, ओह आई फॉरगेट द कीज, ओह नो आई फॉरगेट माय कीज, मैं भूल गया कीज। तो यहाँ पे ये कौन सा वर्ड होगा, कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। विस्मयादि बोधक हिंदी में आप पढ़ चुके हैं, जिसमें कोई भी भावना हो, दुख हो, तकलीफ हो, खुशी हो, गम हो, हैरानी हो, तो ऐसे वर्डों में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। ओह नो आई फॉरगेट माय कीज, व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट, ओह क्या, कैसे सनसेट हो रहा है। जैसे सनसेट के टाइम कई बार जब सूर्य अस्त होता है तो उस टाइम का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है, तो कई बार उसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट, व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट, व्हाट, तो यहाँ पे हैरानी है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा कौन सा चिन्ह लगेगा, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो यहाँ पर भी हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, दिस इज सो स्कैरी, जैसे कहते हैं कोई फिल्म देख ली आपने, मूवी देख ली, तो उसमें आप डर गए, ओ माई गॉड, ओ भगवान, ओ अल्लाह, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। दिस इज सो स्कैरी, कितनी डरावनी है, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, जब भी हम हैरानी से कहें ओ माई गॉड, कई बार बम फूट जाता है, ओ माई गॉड टू मच पीपल डाई, ओ लाइक दिस, यानी जिसमें हैरानी, दुख, भय, आश्चर्य, हर्ष जैसे वर्डों का यूज किया जाता है, उनको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और इस तरह से इनको इंग्लिश में प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, उनको डिस्प्ले किया जाता है दोस्तों। तो वाव हो गया, एलास हो गया, एलास का मतलब होता है वाव मैंने वाह, हैरानी, वाव, हाँ यानी हैरान है आप। एलाश, काश, इसमें दुख का प्रतीक है। ओ नो, ब्रेवो, बहादुरी से रिलेटेड होता है, वाओ यू आर ब्रेवो, यू आर ग्रेट। व्हाट मतलब क्या, जॉय यानी आनंद से रिलेटेड। हाउ, ये सब जो है कैसे, अमेजिंग, अद्भुत। आउच, ओह जैसे चोट लग जाती है, आउच। हुर्रे 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 वी वॉन द मैच, हुर्रे हुर्रे, जैसे बोलते हैं ना हुर्रे हुर्रे, कुछ बार आपने देखा होगा जो नेटिव इंग्लिश लोग होते हैं वो हुर्रे हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे हुर्रे, वो अपनी प्रशंसा को इस तरह से हुर्रे हुर्रे बोलकर यानी प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप दोस्तों समझ गए होंगे कि ये सेंटेंसेस इस तरह से हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं। तो इनकी पहचान मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो आप समझ गए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका
लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस और लैंग्वेज इनसे ही बनती है। इसी तरह से हम इस पार्ट को लेकर आगे आगे चलते हैं। तो उसके बाद आती है, हम बात कर रहे हैं सेंटेंसेस से रिलेटेड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जैसे पहचान है, आशीर्वाद, शुभकामना, प्रार्थना, भगवान से होती है इसमें प्रार्थना, इच्छा और श्राप, यानी श्राप किसी को बद्दुआ देना, हिंदी उर्दू में बोले तो, और हिंदी में बोले तो श्राप, किसी को श्राप दे दिया, जा तू दफा हो जा तू मर जा, जा तेरी मौत हो जा, कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे गुस्से में या कुछ भी। तो इन सब वर्डों में जो है आशीर्वाद, तेरा भला हो, भगवान तेरा भला करे, तेरा ये हो, हिंदी में जैसे बोलते हैं अल्लाह तेरा भला करे, रब तेरा भला करे, तुझे परमात्मा खुशियां दे, ऐसे कुछ लोगों के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उनमें हम उनको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इनको इंग्लिश में बोला जाता है, जिसमें लोगों को आशीर्वाद से रिलेटेड, शुभकामनाओं से रिलेटेड, यानी विश विश की जाती है, जिसमें विश हो, मे बी, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे वर्डों का यूज हो, तो उनके लिए उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ये भी जो है एक तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से ही रिलेटेड है। बस इसमें जो है भगवान से ज़्यादा इच्छाएं की जाती हैं और भगवान से रिलेटेड बातें की जाती हैं। ऑप्टेटिव यानी जो भी है परमात्मा से रिलेटेड बात बोला जाता है। आशीर्वाद जैसे मै गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें बरकत दे, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे, मै गॉड ब्लेस यू, जीते रहो, तुम्हारी आयु ज्यादा हो। तो इस तरह से है। आई विश आई वर रिच, आई विश मेरी इच्छा थी, काश मैं अमीर होता। आई विश मेरी ख्वाहिश है, वर आई रिच, काश मैं अमीर होता। तो इसमें आई के साथ वर लगाएंगे इस तरह से, और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का इस्तेमाल होगा। मे यू सक्सेस, मे यू सक्सेस तुम कामयाब हो, किसी को हम करें मे यू सक्सेस तुम कामयाब हो, यानी मेरी इच्छा है मे यू सक्सेस तुम कामयाब हो। तो इस तरह से इन वर्डों के लिए हम कह सकते हैं, जहां पर हमारा इन सेंटेंसेस में हम कहेंगे जहां पर हमारा यूज हो, जैसे काश, काश आए, काश प्लस भगवान, भगवान से भगवान, भगवान करे, यानी जो भगवान से मांगा जाए, भगवान से रिलेटेड हो, प्लस आई विश मेरी इच्छा, तो ऐसे वर्ड आए, आई विश मेरी ख्वाहिश, और प्लस इसमें मे वर्डों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लो लूज योर स्लीप, मे यू सक्सेस तुम कामयाब हो, मे यू गो टू हेल तुम भाड़ में जाओ, तुम नर्क में जाओ, जब किसी को बद्दुआ देने की बात आ जाए, तो श्राप देने की बात आ जाए, तो यहाँ पे वो श्राप वाली बात है। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पे श्राप की बात की गई है। तो श्राप, ये श्राप से रिलेटेड है। तो इस तरह से मे गॉड हेल्प यू, अल्लाह आपकी मदद करे, ईश्वर आपकी मदद करे, यहाँ पे कहा गया है। आई विश आई वर एक्टर, यहाँ पे इच्छा की बात की गई है, यहाँ पे इच्छा कही गई है। आई विश मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह से, किसी से, तो ये यहाँ पे सीक्रेट रखा गया है, अल्लाह को नहीं दिखाया गया है और गॉड का नाम नहीं किया गया यहाँ पे। तो इसमें एक विश सीक्रेट है। आई विश आई वर एक्टर, काश मैं एक एक्टर होता, अभिकर्ता होता, फिल्मों का हीरो होता, अभिनेता होता, अभिनायक होता, नायक होता। एक्टर का मतलब होता है। मे यू लूज योर स्लीप, तुम्हें नींद ना आए। मे यू लॉस योर स्लीप, मे यू लॉस यू स्लीप, यू स्लीप, योर स्लीप, यानी यहाँ पे योर स्लीप है। तो मेरी बद्दुआ है कि तुम अपनी नींद खो दो, तुम्हें नींद ना आए, तुम्हें नींद ही ना नसीब हो। तो ये एक बद्दुआ है, श्राप है। ये क्या है? एक श्राप है। तो यू लॉस योर स्लीप, मे योर डेथ बी पेनफुल, और यहाँ ये भी श्राप है कि तुम्हारी मौत जो है बहुत दर्दनाक हो। मे योर डेथ बी पेनफुल, तो ये हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड है दोस्तों। तो ये मैं दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ हमारे सेंटेंसेस थे, आपको समझाए अच्छे से, तो आपको इनका पता होना चाहिए। आगे भी हम आपको कुछ फ्रेजेस और भी बातें बताएंगे इंग्लिश से रिलेटेड, और उम्मीद करते हैं आज हमारा दूसरा दिन भी फिनिश हुआ इंग्लिश का। इसमें आपको ये झूठ नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, आपको 7 साल के बराबर 7 दिन में नॉलेज दे दी जाएगी इंग्लिश की। बस आपको अपना पेन कॉपी लेके मेरे साथ राइट करते जाना है और इन सेंटेंसों को समझना है, रटना नहीं है, तभी आप स्पोकन कर पाएंगे। आप डेली यूज में जो भी आपके घर पर वोकेबलरी बोली जाती है उन वर्डों को यूज करें, आप अपने वर्ड बनाएं और उससे रिलेटेड करें। भी आपको थोड़ा बता देते हैं ज्ञान इसमें, कि आपके जो ज्ञान है वो भी और होना चाहिए। आपको जो है ना इंग्लिश को रटना नहीं है, चाहे आपको हिंदी आती है, जैसे आपको कुछ इंग्लिश में नहीं कहना आता तो आप क्या करें, उसमें परसेंटेज फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज फॉर्मूला ये है कि जितनी आपको इंग्लिश आती है उतनी इंग्लिश में बोल दें, बाकी वर्ड आप हिंदी में बोलें, लेकिन समझें, रटे नहीं। जैसे आपको इंग्लिश में पता है, जैसे आपको कोई कहानी है, मुझे पता है यू आर थीफ, तुमने किसी से बोला मुझे पता है, तो आप हिंदी बोल दें, मुश्किल नहीं। तो यू आर थीफ,
यार थीफ, तुम थीफ हो, यानी यू आर थीफ। इंग्लिश इतनी आती है तो ऐसे बोलें। तो इसका मतलब ये होता है कुछ इंग्लिश बोली, कुछ हिंदी बोली, फिर कुछ इंग्लिश बोली, फिर कुछ हिंदी बोली, कुछ इंग्लिश बोली, कुछ हिंदी बोली, कुछ इंग्लिश बोली, फिर कुछ हिंदी बोली। तो कुछ हिंदी इंग्लिश बोली, कुछ हिंदी बोली, कुछ इंग्लिश बोली, कुछ हिंदी बोली। इस तरह से आपका एक परसेंटेज ग्राफ रेडी हो जाएगा। इस तरह से आके एक परसेंटेज ग्राफ रेडी करें। फिर दूसरे नंबर पर फिर थोड़ा फिर आपने इंग्लिश बोली, थोड़ी हिंदी बोली, फिर थोड़ी इंग्लिश बोली, फिर हिंदी बोली। तो इस तरह से आप अपने इस पॉइंट को बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे से हिंदी बोलना साथ में पहले तो बराबर रखें, फिर धीरे धीरे हिंदी थोड़ा कम, इंग्लिश ज़्यादा। ऐसे करते करते आप इसने परसेंटेज फॉर्मूले को इस्तेमाल करते जाएं। पहले थोड़ी इंग्लिश बोलें, फिर पहले इंग्लिश बोलते जाएं, थोड़ी हिंदी, फिर इंग्लिश ज़्यादा, हिंदी थोड़ी। इस तरह से आप थोड़ी हिंदी बिल्कुल, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलते जाएं। तो ये फॉर्मूला यूज़ करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं दोस्तों बता दूं। जैसे आपको कोई कहानी है याद है, उसमें आपको कुछ कुछ नॉलेज है, तो आप उसमें लिख सकते, कह सकते हो जैसे मुझे पता है यू आर ए थीफ, समझे, 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 मुझे पता है यू आर थीफ, समझे। तो यहाँ पे रुक गए हम, समझे। इसमें हम किसी को बोल रहे हैं मुझे मत बताओ, और तुम डोंट प्ले विद मी, मुझे मत बताओ, डोंट प्ले विद मी, मेरे साथ मत मत खेलो वरना मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है आई एम ए क्रेजी, तुम्हें इसे आपको इतनी इंग्लिश आती है तो आप ये बोल सकते हैं आई एम क्रेजी। तो आप हिंदी भी बोल रहे हैं और साथ में इंग्लिश भी बोल रहे हैं, तो आप बोलने का प्रयास करें, घबराएं नहीं। नेवर, गलतियां सबसे होंगी, गलतियां होने से घबराएं नहीं। कोई भी लैंग्वेज आप एकदम नहीं सीखते, बच्चा भी होता है धीरे धीरे ही चलना बोलना सीखता है। वो भी पहले बार उसको पैरों पे नहीं खड़ा होता, गिरता है, संभलता है, फिर चलता है। तो इस तरह से ही आप भी इंग्लिश में थोड़े वर्ड हिंदी के और थोड़े इंग्लिश के मिक्स करके बोलें। और मैं सब कुछ नेवर, मैं सब कुछ समझता हूँ और जानना, मैं और जानता हूँ, डोंट टेल मी, ओके। अब निकलो यहाँ से। तो अब देखो, ये तो आपने कुछ वर्ड हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, ज़्यादा तो आपने हिंदी बोली और कम इंग्लिश बोली। तो फिर जब आपको अच्छे से इंग्लिश आ जाएगी तो आप बोल सकते हैं आई नो यू आर ए थीफ, अंडरस्टैंड, समझे, यू डोंट प्ले विद मी अदरवाइज आई विल डिस्ट्रॉय यू, what you think about me, I am crazy, never, I understand everything and know everything, don't tell me, okay, now get out from here। और इंग्लिश को आपको ना अपने अंदर ब्लैंकनेस, जहाँ पे आपके अंदर ब्लैंकनेस है, खालीपन है, उसको दूर करना है। उसके लिए ऐसा है, पहले आप थोड़े थोड़े वर्ड यूज करें, वहां पे हिंदी और इंग्लिश साथ में बोलें, उसके बाद कंटिन्यूसली बोलें। स्टक प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत जानते हो, सोचते मैं फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल लूंगा, नहीं। धीरे धीरे करके ही दोस्तों आप मंजिल पर पहुंचेंगे, एकदम नहीं आप जाएंगे। फिर आप अगर सोचेंगे मैंने कोई इंग्लिश मूवी देख लिया, कुछ रट लिया, तो फिर आप वहां पे स्टक हो जाएंगे। तो स्टक नहीं होना है। अगर आपको स्टक प्रॉब्लम से बचना है तो आपको कंटिन्यूसली लर्निंग पावर को बढ़ाना होगा, अपने वर्ड पावर को बढ़ाना होगा, और प्रैक्टिस करनी होगी, और रटना नहीं होगा, और नियमित रूप से बोलना होगा, और अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है आपको बोलने के लिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपको वर्ड याद होंगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी होगी। क्योंकि मैन मैक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मैन मैक्स परफेक्ट। कोई भी भाषा है, कोई भी काम है, वो इंसान की उसकी निरंतर प्रयास पर निर्भर करता है। आपको प्रयास करना होगा, आप परफेक्ट हो जाएंगे। फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपके अंदर से जो ब्लैंकनेस की प्रॉब्लम है, जिसे आप वर्ड भूल जाते हो, वो आपकी वो नहीं रहेगी ब्लैंकनेस की। और स्टक प्रॉब्लम, जहाँ पे आप अटक जाते हैं, वो अटकने की प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाएगी। और आप फिर एक फ्लो में आप इंग्लिश बोलेंगे फ्रिक्वेंटली आप स्पीकिंग कर पाएंगे। तो उससे पहले आपका मेन काम होना चाहिए फोकस, प्रयास, निरंतर अध्ययन। उसके बाद ही आप ये सब कुछ कर पाएंगे। तो उसके बाद है फील, आप महसूस करें। अंग्रेज कैसे बोलते हैं, वो पूरी लैंग्वेज को, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, ओह यानी तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो हम उसे फीलिंग में बताते हैं। ऐसे इंग्लिश में भी आपको उसको फील कराना चाहिए कि आप क्या चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आपके फीलिंग में आने चाहिए। जैसे नेटिव इंग्लिश देशों में, वहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल फीलिंग के साथ बोलते हैं। इस तरह से आप उसको फीलिंग के साथ बोलेंगे तो आप अच्छे इंग्लिश वक्ता कहलाएंगे, और इंग्लिश स्पोकन आप पर जमेगी, जचेगी। तो यही होता है आपका फेस, आज का फेस इंप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये उसकी बोलने के साथ मिक्स होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तभी दोस्तों आप अच्छे से समझकर बोल पाएंगे इंग्लिश को। जैसे दुख है तो दुख को प्रेजेंट करो इंग्लिश में, अलाश, आई एम रिच, आउच, ओह। इस तरह से जो भी वर्ड है आप उसको अपने फीलिंग में लाएं। आपकी जो डेली के यूजेस हैं उसको फील करें उस तरीके से जैसे रियल में वो हैपनिंग होता है। तो भी आपको आपकी फीलिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस इंप्रेशन
आपका अच्छे से प्रेजेंट होगा। आपने इंग्लिश सीख ली और आपने बोलना शुरू कर दिया वाह 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 वाह, जैसे एक मरे हुए इंसान की तरह, कोई कोई फीलिंग नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, तो उससे कुछ समझ में नहीं आएगा, अगला बंदा आपका से इंप्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी को लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसमें आपके भाव, आपकी भाव भंगिमा, आपका नाट्य के परिवर्तन, आपकी बोलचाल, आपका स्टाइल, आपकी शैली, आपकी परिभाषा उससे मिलती जुलती रहनी चाहिए दोस्तों। तो यही है इंग्लिश में स्पोकन पावर, जो आप बोल सकते हैं, तभी आप दूसरे को इंप्रेस कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इसलिए उसमें इंप्रेशन भी होना जरूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आज दूसरा दिन फिनिश हुआ, तो बाय बाय दोस्तों, और प्रयास करते रहिए, घबराइए नहीं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।